तो कल्टिवेशन ऑफ वायरसेस के बाद इंपॉर्टेंट आता है हमारे इंक्लूजन बॉडीज़। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूजन बॉडीज़ हैं क्या? तो दे आर वायरस स्पेसिफिक इंट्रासेल्यूलर ग्लोब्यूलर मासेस, जो बुक में लिखा हुआ है वायरस स्पेसिफिक इंट्रासेल्यूलर ग्लोब्यूलर मासेस। अब होता क्या है, रेप्लिकेशन के टाइम पे एग्रीगेशंस होते हैं, उन्हीं को हम नाम दे देते हैं क्या? इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है। अब इंक्लूजन बॉडीज़ दो टाइप की हो सकती हैं। सेल्यूलर एग्रीगेशन है, ठीक है, तो हो सकता है एग्रीगेशन इंट्रा न्यूक्लियर हो या इंट्रा साइटोप्लाज्मिक हो। एग्रीगेशंस होते कैसे, हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द डीएनए वायरसेस का रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रहा था? न्यूक्लियस में। और मोस्ट ऑफ द आरएनए वायरसेस का रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रहा था? साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो डीएनए वायरसेस इसीलिए में जो इंक्लूजन बॉडीज़ बनेंगी, ऑब्वियसली रेप्लिकेशन यदि न्यूक्लियस में होगा, होंगे, इंक्लूजन बॉडीज़ बनेंगी, वो भी क्या होंगी? इंट्रा न्यूक्लियर। और आरएनए वायरसेस में इंक्लूजन बॉडीज़ कैसी बनेंगी? इंट्रा साइटोप्लाज्म। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक हो सकती है, इंट्रा न्यूक्लियर हो सकती है इंक्लूजन बॉडीज़। फिर से ये है क्या? वायरस स्पेसिफिक इंट्रा सेल्यूलर ग्लोब्यूलर मासेज हैं। अब इनके नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो नाम आता है वो होती हैं नेगरी बॉडीज़। ठीक है, नेगरी बॉडीज़ किस में मिलती हैं? हमें रेबीज़ वायरस में मिलती हैं। इसके बाद आती है ग्वार्नरी बॉडीज़ वैक्सीनिया में। पाश्चन बॉडीज़ किस में मिलती हैं? हमें वेरियोला में। इसके अलावा मॉलस्कम बॉडीज़ होती हैं जो मिलती हैं, जैसे इसका नाम है मॉलस्कम कॉन्टेजियोसम के इन्फेक्शन में। ठीक है, मॉलस्कम बॉडीज़ का ही दूसरा नाम क्या होता है? हेंडरसन पीटरसन बॉडीज़, ये हम याद रख सकते हैं। तो ये क्या हो गई? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी। इसके अलावा एक और आती हैं बोलिंगर बॉडीज़, वो किस में होती हैं? फॉल पॉक्स में। तो हमने, ठीक है। अब इंट्रा न्यूक्लियर जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं उसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है काउडराई टाइप ए और एक होता है काउडराई टाइप बी। ठीक है, ये इंट्रा न्यूक्लियर है। अब काउडराई टाइप ए क्या होती हैं? ग्रेन्युलर एंटीबॉडीज़ होती हैं। हमें सिर्फ एग्जांपल याद रखने, सिंपल सी ट्रिक है, हे। ठीक है, तो एच से हर्पीज़ वायरस और येलो फीवर। हर्पीज़ और येलो फीवर में क्या होगी? टाइप ए होगी। और बी के लिए हमने क्या ट्रिप बनाई? BAP, बैप या फिर बाप, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो टाइप बी किस में मिलेगी? एडिनो में और पोलियो में। अब हमने देखा काउडराई टाइप ए क्या होती है? ग्रैन्युलर होती हैं, और काउडराई टाइप बी सर्कमस्क्राइब्ड होती हैं। तो हमने देखा, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज़ कैसी थी? या तो थी वो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक या फिर वो थी इंट्रा न्यूक्लियर। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक नेगरी बॉडीज़ हमने देखी। ठीक है, इसके अलावा हमने देखी ग्वार्नरी बॉडीज़, पाश्चन बॉडीज़। ठीक है, पाश्चन बॉडीज़ वैक्सीनिया में। और हमने देखी मॉलस्कम बॉडीज़। मॉलस्कम किस में थी? मॉलस्कम कॉन्टेजियोसम में। और जो लास्ट हमने लिखा नहीं था उसका भी नाम देख लेते हैं, ये होती हैं हमारी बोलिंगर बॉडीज़। ठीक है, बोलिंगर बॉडीज़ ये किस में मिलती हैं? फाउल बॉक्स में। इसके बाद इंट्रा न्यूक्लियर, तो ये थी काउडराई टाइप ए और काउडराई टाइप बी। इसमें हमने क्या देखा? HAY है हर्पीज़ वायरस और येलो फीवर वायरस में। और काउडराई टाइप बी किस में मिल रही थी? BAP, ए से एडिनो और पी से पोलियो वायरस में। तो ये हो गई इंक्लूजन बॉडीज़। अब इसके अलावा कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं? वो दोनों में होती हैं। अब इसके अलावा कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ इंट्रासाइटो न्यूक्लियर भी होती हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एग्रीगेशन भी होते हैं। ठीक है, इसका जो क्लासिकल एग्जांपल है वो हमें याद रखना है, मीजल्स का होता है। ठीक है, इसको ही इसी को, ठीक है, मीजल्स के अलावा एक साइटोमेगालो वायरस में मिलती है। ठीक है, हमें याद रखना है इंट्रा न्यूक्लियर पर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी किस में मिलेंगी? मीजल्स में। तो ये हो गया हमारी इंक्लूजन बॉडीज़ का। अब इसके बाद
हम डायरेक्ट वायरसेस पे चलते हैं। तो डीएनए वायरसेस आते हैं, ठीक है। डीएनए वायरसेस, इसकी ये सिंपल सी ट्रिक है, HHAPPY। कैसे याद रख सकते हैं हम डीएनए वायरसेस को? HHAPPY, ठीक है, मीन्स हैप्पी। तो एच से हम याद रखते हैं क्या? हेपेडोना, हर्पीज, एडिनोवायरस, पार्वोवायरस, पॉक्स वायरस, ये एक और पी था, और इससे कौन सा होता है? पेपोवा वायरस, ठीक है। तो हेपेडोना, हर्पीज, एडिनो, पार्वो, पेपोवा, पॉक्स, ये HHAPPY, ये क्या है? सारे डीएनए वायरस। अब इसमें इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं, एक तो हर्पीज वायरस। तो हर्पीज वायरस का क्लासिफिकेशन, ठीक है। हर्पीज वायरस को हम मेनली 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसकी 3 सब फैमिलीज होती हैं। तो ये हर्पीज वायरस है, तो इसकी 3 फैमिलीज कौन सी होती है? एक तो होती है अल्फा विरिडी, बीटा विरिडी और गामा विरिडी, ठीक है। अल्फा विरिडी में जो हर्पीज वायरसेस आते हैं, कौन से आते हैं? ह्यूमन हर्पीज वायरस, HHV 1, 2, 3। सिंपल सी चीज़ है। हम हर्पीज वायरस में फैमिलीज कौन कौन सी है? अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा में आए 1, 2, 3, इसकी जो सब टाइप्स हैं हर्पीज वायरस के। बीटा में आए 3 के बाद 4 को छोड़ के 5, 6, 7, और गामा में कौन से आ गए? जो बच गया एक, तो कौन सा? 3 के बाद 4 बच गया और 7 के बाद 8, ठीक है। तो ये इसके सब टाइप्स हो गए। तो ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अल्फा विरिडी, जो अल्फा हर्पीज विरिडी है, अल्फा, उसमें कौन कौन से आ गए? ह्यूमन हर्पीज वायरस 1, 2, 3, ठीक है। बीटा में कौन कौन से आ गए? 5, 6, 7, ये 5, 6, 7, और गामा में 4 और 8, गामा हर्पीज विरिडी। अब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? जो HHV3 है, ह्यूमन हर्पीज वायरस 3, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? वेरिसला जोस्टर वायरस। और ये क्या करता है? पॉक्स, चिकन पॉक्स करता है, ठीक है, वेरिसला। दूसरी चीज, जो HHV, ठीक है, ह्यूमन हर्पीज वायरस जो 5 होता है, उसका दूसरा नाम क्या है? CMV साइटोमेगेलो वायरस। जो 4 है वो है हमारा एप्स्टीन बार वायरस, और जो 8 है वो है हमारा कापोसी सार्कोमा कॉजिंग वायरस, ठीक है। इन सबको हम एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा, ठीक है। HHV जो 3 है वो हमने देखा क्या था? वेरिसोला जोस्टर वायरस। HHV जो 4 है वो क्या है? एप्स्टीन बार वायरस, ओके। 3 कौन सी फैमिली का है? अल्फा। 4 कौन सी फैमिली का है? हमने देखा था लास्ट में, 4 और 8 गामा का है। 5 साइटोमेगेलो वायरस, ये कौन सी फैमिली का है? बीटा। 8 कापोसी सार्कोमा कॉजिंग वायरस, ये गामा फैमिली का है, ठीक है। इसके अलावा एक और हमने कौन सा देखा था? नहीं, यही तो थे। अब सबसे पहले हम HSV देख लेते हैं, ह्यूमन हर्पीज, ठीक है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। ये 2 टाइप का, 1 और 2। एक मिनट, पहले हम देख लेते हैं अब HSV हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। तो ये देखा हमने, HSV 1 होता है, HSV 2 होता है, ठीक है। 3 कौन सा था? हमने अभी देखा 3 तो वेरिसोला जोस्टर था, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। हर्पीज वायरस का क्लासिफिकेशन हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट वायरस देख लेते हैं इसमें, जो कौन सा है? वेरिसोला जोस्टर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली यहीं से आने के चांसेस है। अब वेरिसोला जोस्टर, तो ये डिजीज, सबसे पहले तो कौन सा वायरस है ये? हर्पीज वायरस में हमने देखा था HHV3 होता है ये। कौन सी फैमिली का वायरस है? अल्फा विरिडी का मेंबर है, ठीक है। अल्फा विरिडी में और कौन कौन से आते हैं? HHV1 आता है, HHV2 आता है, उनको क्या कहते हैं? हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2, ठीक है। अब वेरिसोला जोस्टर, अब ये कॉज क्या करता है? डिजीजेज। तो एक्चुअली ये 2 डिजीजेस कॉज करता है मेनली। पहली तो इसमें कौन सी हो जाएगी? एक तो होती है चिकन पॉक्स और दूसरी होती है शिंगल्स, ठीक है। वायरस एक ही है
दो डिजीज कवर कर रहा है, चिकन पॉक्स को हम कह रहे हैं वेरिसेला और शिंगल्स को हम कह रहे हैं जोस्टर, हर्पीज जोस्टर। अब एक एक करके देख लेते हैं। तो अब वेरिसेला, तो सबसे पहले तो वेरिसेला जो डिजीज़ हो रही है, ठीक है, वायरस की रूट ऑफ एंट्री कौन सा है, कौन से रूट से एंटर करता है बॉडी में, तो वो हमें याद रखना है। रेस्पिरेटरी रूट से कर सकता है या फिर ये कर सकता है कंजक्टाइवा से। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है, तो ये बुक में लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 7 to 23 डेज, ठीक है। हम मान सकते हैं 1 से 3 हफ्ते तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। एंड ये करता क्या है, इसके मतलब क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, सिम्टम्स क्या आएंगे, तो सिम्टम्स पेशेंट को आएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहे हैं, रैश हो रहे हैं। कहाँ पे रैश हो रहे हैं, सेंट्रीपिटल रैश होते हैं। सेंट्रीपिटल रैश मोस्टली कहाँ पे होंगे, ट्रंक पे, ठीक है। फिर ये रैश आगे जाके प्रोड्यूस करते हैं मैक्यूल्स वगैरह, इसका हम देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले तो इसका पोर्टल ऑफ एंट्री कौन सा है, रेस्पिरेटरी रूट से एंटर कर सकता है। इसके अलावा कंजक्टाइवा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया 7 to 23 डेज, ठीक है। वेसिकुलर रैश होंगे जो क्या होंगे, सेंट्रीपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। अब ये रैश के प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बन रहा है मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, पुस्ट्यूल और स्कैब, ठीक है। रैश में सबसे पहले बना मैक्यूल, उसके बाद बना पेप्यूल, ठीक है, फिर वेसिकल, देन पस्ट्यूल, एंड देन पस्ट्यूल के बाद फाइनली क्या, स्कैब। अब हमें क्या याद रखना है कि इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड क्या होता है, तो इसके इन्फेक्टिविटी पीरियड ये काफ़ी, ठीक है, इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड स्कैब से 2 डेज बिफोर तक, 2 डेज बिफोर द स्कैब एंड 5 डेज आफ्टर द स्कैब, तो ये इसका इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है। अब ये तो हो गया इसके रैश के बाद। अब ये क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट के अलावा और कौन सी डिजीज कॉज करता है, तो मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो क्या होगा, न्यूमोनिया, वो इसका मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है ब्रेन का, ठीक है। ब्रेन में क्या कॉज करेगा, ये वायरल एन्सेफेलाइटिस, ठीक है। ब्रेन में इसका मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट होता है। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसका क्या होगा, एक्स्ट्रा क्यूटेनियस, ठीक है। क्यूटेनियस में तो क्या कर रहा था, वेसिकल्स बना रहा था, सेंट्रीपिटल। एक्स्ट्रा क्यूटेनियस इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, वो होगा न्यूमोनिया, मोस्ट कॉमन है। एंड सब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो क्या है कि यदि प्रेग्नेंट वुमेन में इसका इन्फेक्शन हो जाए तो क्या होगा, फीटस में भी क्या हो सकता है, वेरिसला हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, कंजेनाइटल वेरिसला सिंड्रोम। बस इतना बहुत है। अब इसके बाद आता है हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर में क्या है, सबसे पहले तो ये किन पेशेंट्स में हो रहा है, तो ये उन लोगों में हो रहा है जिनमें पहले एक बार हर्पीज का अटैक हो चुका है। ये हम बात कर रहे हैं हर्पीज जोस्टर की, ठीक है। तो पहले इनमें वेरिसला का अटैक हो चुका है, उन पेशेंट्स में हो रहा है। अब पहले अटैक हो चुका था और काफ़ी एज बाद, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, ठीक है। ड्यू टू, किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस। वायरस का रीएक्टिवेशन हो रहा है। अब ये किस वजह से हो रहा है, तो इसका एक सिंपल सी चीज़ हम समझ सकते हैं कि पहले जो फर्स्ट वाला इन्फेक्शन हुआ था वो जब ठीक हुआ था तो वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, उसमें वायरस क्या रह गया था, लेटेंट रह गया था। कहाँ पे, जो भी बॉडी के सेंसरी गैंग्लियाज होते हैं, ये चीज़ हमें याद रखनी है। बॉडी के सेंसरी गैंग्लियाज में क्या होता है, वायरस लेटेंट रह जाता है एंड इसके बाद कई सालों बाद वायरस का क्या होता है, इन्फेक्शन वापस से होता है। अब ये इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, तो जो भी सेंसरी गैंग्लिया में वायरस लेटेंट था। अब हमें पता है सेंसरी गैंग्लिया से क्या आती हैं, नर्व्स आती हैं, ठीक है। सेंसरी गैंग्लिया में नर्व आ रही है, तो जिस भी गैंग्लिया में वायरस लेटेंट था उस नर्व की क्या होगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सिम्टम आएगा। अब कौन कौन सी नर्व की इन्फ्लेमेशन होती है, तो इसमें बस हमें जो याद रखना है, मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट जो होता है, पहली चीज़ तो ऑप्थेल्मिक नर्व और दूसरी फेशियल नर्व,
ठीक है। ऑप्थेल्मिक नर्व किसकी ब्रांच है, ये तो एनाटमी की नॉलेज से हम याद रख सकते हैं, ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांच होती है, ठीक है। ऑप्थेल्मिक नर्व का लीजन होगा। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट हमें याद रखनी है वो क्या है, फेशियल नर्व में जो इसका लीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, रैमसे हंट सिंड्रोम। रैमसे हंट सिंड्रोम। तो ये किसके बारे में हो गया, हर्पीज जोस्टर, ठीक है। हर्पीज जोस्टर हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन क्या हो रहा है, ओल्ड एज में हो रहा है उन लोगों में जिनमें पहले हो चुका है, ठीक है। वापस से कैसे हो रहा है, ड्यू टू, ठीक है, वायरस वॉज लेटेंट इन द सेंसरी गैंग्लिया। इसके बाद ठीक है रीएक्टिवेशन हो रहा है, तो रीएक्टिवेशन के बाद सिम्टम्स क्या आएंगे, उस नर्व में इन्फ्लेमेशन होगा जो सेंसरी गैंग्लिया से हो रहा है, ठीक है। न्यूराइटिक पेन होगा, स्किन, ठीक है। एंड मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट क्या है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑप्थेल्मिक जोस्टर। और फेशियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, रैमसे हंट सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, रैश हो रहा है। अच्छा, रैश कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अराउंड हो रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और जो फेशियल नर्व के इन्वॉल्वमेंट में जो चीज़ हमें देखने को मिलती है, क्या कहते हैं हम उसको, बेल्स पाल्सी, ठीक है। अभी हम इतना याद रख सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे हो रहा है, अराउंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा ऑडिटरी कैनाल। अब इसके बाद लैब डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। तो लैब डायग्नोसिस वायरस की, तो लैब डायग्नोसिस हमने पैरासाइटों में, अच्छा पैरासाइटो की नहीं है ना, तो जो भी है लैब डायग्नोसिस वायरस की हमें, ठीक है, 4 पॉइंट लिखने हैं बस। एक तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी होगी, एक आइसोलेशन, हर वायरस में ही होगा, आइसोलेशन होगा, ठीक है। इसके बाद हम सीरोलॉजी लिख सकते हैं, सीरोलॉजी में एलिसा आती है। इम्यूनोलॉजी में एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन आता है। पीसीआर तो कहीं भी चेप देनी है। अब डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में हमें क्या याद रखना है, इसमें एक तो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स मिलेंगे, पहली चीज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने देखा था अभी इंक्लूजन बॉडीज़। तो इंक्लूजन बॉडीज़ का क्या माहौल है, इंक्लूजन बॉडीज़ कौन सी मिलती है इनमें, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज़, वो भी कौन सी, काउड्राई टाइप ए इंक्लूजन बॉडीज़, ठीक है। हमने याद रखा था इसको हे से, HAY। तो कहाँ पे मिलेगी, हर्पीज वायरस में और येलो फीवर में, ठीक है। कौन सी, टाइप ए इंक्लूजन बॉडीज़ हो गई। इसके अलावा कौन सा है, जेम्सा स्टेन होता है, ये लगभग समय सेम ही होता है, ठीक है। हाँ, अब वायरस आइसोलेशन में हमने देखा था, आइसोलेशन हम करते हैं तो सेल लाइन्स हमने देखी थी, ठीक है। सेल लाइन में इसमें कौन सी यूज़ होगी वो याद रखना है हमें, हेला या फिर वीरो। कौन सी थी, ये कॉन्टीन्यूस सेल लाइन्स थी, ठीक है, कॉन्टीन्यूस सेल लाइन है। एंड इसके बाद पीसीआर वगैरह हो गया। एंड फाइनली यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैक्सीन होती है। तो वैक्सीन जो होती है इसकी, कौन सी वैक्सीन होती है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। और दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो वैक्सीन होती है वो कौन सी स्ट्रेन से बनाई जाती है, ओका स्ट्रेन से। ये हो गया कौन सा, हर्पीज जोस्टर वायरस। अब इसके बाद आता है साइटोमेगैलो वायरस, तो वो देख लेते हैं। तो साइटोमेगैलो वायरस, अब सीएमवी के बारे में हमें क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि दिस इज़ द लार्जेस्ट वायरस ऑफ हर्पीज फैमिली, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट होता है। दूसरी चीज़, कौन सा वायरस होता है, हर्पीज फैमिली में कौन सा वायरस होता है, HHV5 होता है। कौन सी फैमिली का होता है, तो ये हमें पता है, बीटा विरिडी का मेंबर होता है, ठीक है। बट डिजीज़ ये कॉज सब में नहीं करता, इन्फेक्शन कॉमन होता है, डिजीज़ कॉज सब में नहीं करता। और एक बार किसी में इन्फेक्शन हो गया तो लाइफ टाइम ये वायरस उस पेशेंट की बॉडी में रहता है, ठीक है। सिम्टम्स कॉज नहीं करेगा बट दैट विल एक्ट एज कैरियर। तो यही चीज़ सबसे पहले तो क्या, लार्जेस्ट वायरस है। दूसरी चीज़, ठीक है, इसकी लेटेंसी प्रोलॉन्ग होती है, ठीक है। मीन्स इंडिविजुअल इन्फेक्टेड वंस कैरीज सीएमवी फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। अब उस पेशेंट के कहाँ पे होगा ये, ठीक है, यूरिन, सलाइवा, सर्वाइकल सीक्रेशन, ब्रेस्ट मिल्क, तो उनमें होगा। अब डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पहली चीज़ जो इसमें आती है वो है कंजेनाइटल डिजीज़, ठीक है।
तो ये कैसे होगी, मदर से, ठीक है, ये वायरस क्रॉस करके कहाँ पे पहुंच जाएगा, फीटस में, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में पहुंच गया एंड डिजीज कॉज कर दी। अब फीटस में जाके ये क्या कॉज करेगा, तो उस डिजीज को हम नाम देते हैं इसी के नाम पे, साइटो मेगेलो इंक्लूजन डिजीज। ठीक है, साइटोमेगेलो इंक्लूजन डिजीज मदर से प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में जा रहा है। अब इस डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइटोमेगेलो इंक्लूजन डिजीज में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो हमें याद रखना है हेपेटोस्प्लीनोमेगेली होती है इसमें। ठीक है, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली। अब हेपेटोस्प्लीनोमेगेली लीवर का एनलार्जमेंट होगा तो सिम्टम्स किसके आएंगे, यस, जॉन्डिस के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, पेटिकियल हेमरेजेस देखने को मिलते हैं। पेटिकी देखने को मिलेगी ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा की वजह से। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, परप्यूरा आ रहा है, तो पेटिकी आ रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो है वो क्या है, वो है माइक्रोसेफेली। ठीक है, माइक्रोसेफेली मीन्स हेड का ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा एंड इसकी वजह से क्या मिलेगा हमें, मेंटल रिटार्डेशन इन फीटस। तो ये फीचर्स हो गए किसके, कंजेनाइटल डिजीज के। इनको देख लेते हैं, कौन सी डिजीज है, साइटोमेगेलिक इंक्लूजन डिजीज है। ठीक है, क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली मिल रही है, जॉन्डिस मिल रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा मिल रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या मिल रही है, पेटिकी आ रही हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर इसमें, ठीक है, माइक्रोसेफेली आ रही है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो क्या है, कोरियोरेटिनाइटिस। ठीक है, ये सब ठीक है। इसके बाद अब एडल्ट्स में इसका इन्फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ये तो हो गया फीटस में। फीटस में क्या होता है, मोर कॉमन होता है, एडल्ट्स में चांसेस कम रहते हैं, फिर भी एडल्ट्स में कैसे होगा, तो एडल्ट्स में इसका हो सकता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वाया जा रहा है, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हमें याद रखना है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ तो उसके 1 से लेके 4 महीने तक बाद तक, मतलब ठीक है, इसका इन्फेक्शन हो सकता है 1 to 4 months लेटर। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसके जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो किसको रिजेंबल करते हैं, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस को। इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस के ऐसे इसके सिम्टम्स होते हैं, और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमें एटिपिकल लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं। कौन से एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, ठीक है, CD8+ टी सेल्स, CD8 टी सेल्स हम याद रख लेते हैं। ठीक है, इतना जाने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है, बुक में भी हमें क्या याद रखना है, इसके सिम्टम्स किसको रिजेंबल करेंगे, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस को। और इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस की तरह इसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं पॉल बनल टेस्ट। ठीक है, तो पॉल बनल टेस्ट इसमें पॉजिटिव आता है। अब इतना जानने की ज़रूरत है नहीं, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस जैसे इसमें सिम्टम्स आएंगे। इसके अलावा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, अपॉर्चुनिस्टिक मीन्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होगा, लाइक HIV में इंपॉर्टेंट कॉज होता है। हमने देखा कि इन्फेक्शन का तो इसका बहुत कॉमन है बट डिजीज़ कॉज नहीं कर पाता, लेकिन अब किसी पर्सन की इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी तो रोक रही है उसको, तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो डिजीज़ कॉज कर देगा। तो ये एडल्ट्स में इसके फीचर्स हो गए। ठीक है, रीज़न क्या क्या देख लिया हमने, STD देख लिया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो गया। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस की तरह इसके सिम्टम्स रिजेंबल करते हैं, क्यों, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स मिलती हैं, CD8 टी सेल्स एंड पॉल बनल टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, इसका जो न्यूमोनिया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, न्यूमोनिया कॉज करता है
हेपेटाइटिस करेगा ही, हमने देखा था चिल्ड्रन में भी क्या कर रहा था, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली कर रहा था। ओके, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में, एड्स में। अब इसके बाद आती है लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस हर वायरस की तरह, ठीक है। स्पेसिमेन हमने देखा, स्पेसिमेन कौन सा लेंगे, तो किसी भी कैरियर के यूरिन में, सलाइवा, ब्रेस्ट, सीमन, ठीक है, सीक्रेशंस में होता है, हम सिंपली कह सकते हैं सीक्रेशंस में प्रेजेंट होगा ये। एंड इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि साइटोमेगैलो जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक आउल आई अपीयरेंस आता है। ये एक आउल आई अपीयरेंस हम पैथो में पढ़ते हैं, सेम चीज़, ठीक है। कहाँ पे आती है? हाँ, हॉजकिन लिम्फोमा में, ठीक है, वट एवर। अभी हमें याद रखना है साइटोमेगैलो वायरस आउल आई अपीयरेंस में देखने को मिलती है, ठीक है। तो आउल आई अपीयरेंस ऑफ साइटोमेगैलिक सेल्स, ठीक है। इसके बाद आइसोलेशन, आइसोलेशन हम इसका करते हैं किसमें? ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट कल्चर में, ठीक है। कौन सी सेल लाइन होती है? डिप्लॉइड सेल लाइन होती है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? WI38, ठीक है। ये कॉमन सी चीज़ है। आइसोलेशन के बाद हमने देखा सब में ही लिखना है एंटीजन डिटेक्शन, सीरोलॉजी, ठीक है, एलिसा, PCR, ये सब लिख देंगे। अब इम्पॉर्टेंट इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ये गैनसाइक्लोविर, DOC होती है इसमें। कहाँ जा रहा है बेटे? हाँ, गैन DOC होती है, और बस इतना ही है इसमें। तो हमने क्या देख लिया? लार्जेस्ट वायरस है CMV, साइटोमेगेलो वायरस। अब डिजीजेस कौन सी कॉज कर रहा है? साइटोमेगेलिक इंक्लूजन डिजीज, ठीक है, मदर से प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में आ रहा है। फीचर्स इसके क्या हो गए? हेपेटोस्प्लीनोमेगैली हो गई, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा हो गया, इसकी वजह से पेटिकल हेमोरेजेस मिलेंगे। हेपेटोस्प्लीनोमेगैली से हमने देख लिया, जॉन्डिस मिल रहा है, माइक्रोसेफेली और कोरियोरेटिनाइटिस हो गया। एडल्ट्स में क्या कॉज कर रहा है? इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस लाइक सिम्टम्स कॉज कर रहा है, निमोनिया कॉज कर रहा है, ठीक है। और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसकी तो बैंड बजा देगा ये। और लैब डायग्नोसिस में हमने देख लिया, ठीक है, स्पेसिमेन हम ले रहे हैं, सीक्रेशंस जो भी हैं, और ठीक है, हमें क्या मिलेगा? आउलाई अपीयरेंस मिलेगा। माइक्रोस्कोपी में आइसोलेशन हम इसका कर रहे हैं ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट से, ठीक है, डिप्लॉइड सेल लाइन, WI38। ओके, अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो इसमें आता है वो आता है एप्स्टीन बार वायरस। ये भी छोटा सा ही है। एप्स्टीन बार वायरस हर्पीज वायरस में कौन सी फैमिली का मेंबर है? गामा वेरिनी का। वायरस कौन सा है? HHV4, ठीक है, HHV4 वायरस हो गया। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि इस वायरस के पास एफिनिटी होती है किस चीज़ के लिए? CD21 CR2 रिसेप्टर्स के लिए, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं? मोस्टली लिम्फोइड टिश्यूज में होते हैं ये। सो एप्स्टीन बार वायरस हैज़ एफिनिटी फॉर लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, CD21। ओके, अब लिम्फोइड टिश्यू में मोस्ट कॉमनली जिनको ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है, वो हमें याद रखना है बी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है, क्योंकि उन पे ये रिसेप्टर्स भर भर के होते हैं। फिर से कौन से रिसेप्टर्स? CD21 CR2 रिसेप्टर्स के साथ एफिनिटी होती है, तो बी लिम्फोसाइट्स को ये इन्फेक्ट करता है। और बी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करके क्या करता है? उनका पॉलीक्लोनल प्रोलिफरेशन, मीन्स कैंसर्स कॉज करेगा। तो बी लिम्फोसाइट से एसोसिएटेड जितने भी काफ़ी सारे कैंसर, उनमें EBV का रोल है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू के एफिनिटी है, CD21 मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करता है। अब कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करता है वो देख लेते हैं एक बार। तो कौन कौन से इन्फेक्शन कॉज करता है? इसमें कैंसर्स आते हैं, ठीक है। एक तो हमने देखा बी सेल से एसोसिएटेड कैंसर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक है। इसमें एक क्लासिकल स्टारी स्काई अपीयरेंस हमें मिलता है, तो ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर होता है, ठीक है। बर्किट्स लिम्फोमा के बाद में ये कॉज करता है नेजोफेरिंजल कार्सिनोमा, हॉजकिन्स लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा,
और भी कैंसर्स होते हैं, जैसे जैसे डंकन सिंड्रोम होता है एक, वटेवर। हमारे लिए इतना याद रखना बहुत है, बर्किट्स लिम्फोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। ठीक है, इसके अलावा और जो ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, इस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स लाइक HIV। ठीक है, CMV भी ये कर रहा था, ये भी करता है। एंड इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। अब इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है, कंडीशन है EBV कॉज कर रहा है, EBV के इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। इस डिजीज़ के बारे में हम देखते हैं, इसमें पेशेंट कैसे क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट करेगा। फीवर, ठीक है, हो सकता है पेशेंट को रैश आए, सोर थ्रोट, एंड इसके अलावा लिम्फेडिनोपैथी। हमें पता है ये वायरस लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है, तो लिम्फॉइड टिश्यू को इन्वॉल्व करता है, तो लिम्फेडिनोपैथी हमें देखने को मिलेगी। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के सिम्टम्स हो गए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ मीन्स 2 to ये डिजीज़ खुद ही क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। एंड मोस्ट कॉमनली ये चिल्ड्रंस में होती है, या तो चिल्ड्रन में होगी, ठीक है, या फिर यंग एडल्ट्स में होगी, वॉटेवर। तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, 2 से 3 वीक बाद डिजीज़ ख़त्म हो गई, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती। ये वायरस जो होता है वो क्या होता है, लेटेंट फेज में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद लेटेंसी में चला गया, लेटेंसी में चला गया, एंड देन उसके बाद ये कभी भी वापस से रिकरेंस इसकी हो सकती है, किसमें, कैंसर कॉज करने में। ठीक है, एक बार इन्फेक्शन हो गया तो कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज़ की ज़्यादा होती है, कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं, कैंसर कॉज कर सकता है। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के बारे में हमने क्या देखा, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, ठीक है, चिल्ड्रन को इन्फेक्ट कर रही है, एडल्ट्स को इन्फेक्ट कर रही है, फीवर, सोर थ्रोट, लिम्फेडिनोपैथी हो रही है क्योंकि लिम्फोनोइड टिश्यू को इन्वॉल्व कर रहा था। इंक्यूबेशन पीरियड्स का 4 to 7 वीक्स है, ये भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, 2 to 3 वीक्स के बाद डिजीज़ क्या होती है, रिग्रेस कर जाती है। इसके बाद हमने देखा, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कॉज करता है ये, ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, और कैंसर्स कॉज करता है, बर्किट्स लिम्फोमा हमने देख लिया, नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा देख लिया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, रूट ऑफ इन्फेक्शन। तो इसका मोस्ट कॉमन रूट जो हमें याद रखना है वो क्या है, ओरल रूट, सलाइवा के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। अब सलाइवा के थ्रू कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, वाया किसिंग, ठीक है, पता है स्पेलिंग गलत है, ठीक है, किसिंग के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, तो ये इसका रूट ऑफ इन्फेक्शन हो गया। अब इसके बाद आती है क्या, लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें हम ब्लड CBB करा सकते हैं, CBC सॉरी। तो CBC में हमें क्या देखने को मिलेगी, एक तो ल्यूकोसाइटोसिस, ऑब्वियसली बात है, कैंसर है तो ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी। इसके अलावा क्या मिलेगा हमें, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स मिलेंगी, कौन सी, मोस्टली CD8 T सेल्स, ये हो गया। एंड देन इसमें लैब डायग्नोसिस में पहला तो क्या हो गया, हमने देख लिया, CBC हो गया। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आता है पॉल बनल टेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, ये बेसिकली इस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जैसी कंडीशन में जब भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या हेटेरोफाइल एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। एंड ये पॉल बनल टेस्ट बेसिकली है हेटेरोफाइल एग्लूटिनेशन टेस्ट। उन एंटीबॉडीज़ को हम क्या कराते हैं, एग्लूटिनेशन कराते हैं। ये हो गया पॉल बनल टेस्ट। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, फिर से हम EBV इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए कर रहे हैं। तो वाइट ब्लड सेल हमने काउंट कराया तो ल्यूकोसाइटोसिस मिली, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स मिल गए। पॉल बनल टेस्ट में हमने क्या देखा,
हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज का एग्लूटिनेशन करा रहे हैं। कौन सी एंटीबॉडीज है? IgM एंटीबॉडीज है, IgM, ये हमें याद रखना है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि सेम एंटीबॉडीज़, कौन सी? हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ हमें कुछ नॉर्मल इंडिविजुअल्स में मिल जाती है, तो इस टेस्ट का हमें कंफर्मेशन ज़रूरी होता है। कंफर्मेशन कैसे करते हैं, बस इतना याद रख सकते हैं हम, ठीक है। गिनिया पिग ले लिया या फिर ले लिया ऑक्स रेड सीरा, ठीक है। तो गिनिया पिग के किडनी इन सेल ले लिया, फिर ऑक्स रेड सीरा ले लिया, उनके साथ वापस से इनका क्या कराते हैं? एब्जॉर्प्शन कराते हैं एग्लूटिनिन्स का। तो उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये कौन सी एंटीबॉडीज़ है? हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ ही हैं। हमने क्या देखा? इंपॉर्टेंट चीज़, हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ कौन सी टाइप की थी? IgM थी। इसके बाद लैब डायग्नोसिस में, और बाकी तो ये पॉल बनल टेस्ट हो गया। बाकी वही कॉमन चीज़ें जो सब में लिखनी होती है हमें, एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, ये इम्यूनोलॉजी में आ जाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी में हमें कुछ एंटीजन याद रखना है इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो हो जाएगा क्या? एबना, एप्स्टीन बार न्यूक्लिक एंटीजन, ठीक है, एबना हो गया। इसके अलावा VCA हो गया, वायरल कैप्सिड एंटीजन, ठीक है, वायरल कैप्सिड एंटीजन वका हो गया। एंड देन वही बाकी सब में ही लिखना है, PCR, एलिजा। तो ये क्या हो गया? अबाउट एप्स्टीन बार वायरस। फिर से डिजीज कौन कौन सी कॉज कर रहा है? बी सेल से एसोसिएटेड, ठीक है। बर्किट्स लिम्फोमा, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा, opportunistic infections like AIDS and infectious mononucleosis सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, 2-3 वीक्स में, ठीक है, अपने आप रिग्रेस हो रही है। उसके बाद चला जाता है वायरस किसमें? लेटेंसी में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देखो मैं नीचे आएगा ना, ठीक है। इनफैक्ट ये किनको करता है? CD21 CR2 रिसेप्टर्स पॉलीक्लोनल प्रोलिफरेशन करा देता है, और इसके डायग्नोसिस में पॉल बनल टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉल बनल टेस्ट, ओके। तो अब आ जाते हैं RNA वायरसेस पे। RNA वायरसेस में जिस चीज़ पे क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा वो है पिकॉर्ना विरिडी, ठीक है। अब पिकॉर्ना विरिडी, इस फैमिली के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो इस फैमिली में सारे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस हैं। अब आ जाते हैं RNA वायरसेस पे। RNA वायरसेस में जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, पिकॉर्ना विरिडी फैमिली है वायरसेस की। अब इस फैमिली के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, ठीक है। पिकॉर्ना विरिडी में सारे क्या हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये सारे वायरसेस क्या हैं? नॉन एनवेलप्ड हैं। तीसरी चीज़ क्या है इन सारे वायरसेस में, ठीक है, कैप्सिड की यदि बात की जाए तो कॉमन होता है क्या? 60 कैप्सोमियर्स होते हैं, ठीक है, 60 कैप्सोमियर्स होते हैं। और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री एंड, ठीक है। तो ये हो गए फीचर्स पिकॉर्ना विरिडी के। अब इस फैमिली की, ठीक है, सब फैमिलीज होती हैं, 5 सब फैमिली। तो पिकॉर्ना विरिडी में 5 सब फैमिलीज होती हैं, कौन कौन सी? पहली आती है इसमें एंटेरोवायरसेस, ठीक है। उसके बाद पेरिकोवायरसेस, हेपेटोवायरसेस, एप्थोवायरसेस और कार्डियोवायरसेस। एंटेरोवायरसेस की यदि बात की जाए तो इसमें आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पोलियो वायरस, जिस पे क्वेश्चन आता है। दूसरा इसमें राइनोवायरसेस भी इंक्लूड है, ओके। तो अब इसी के बारे में बात कर लेते हैं। पोलियो वायरस, ओके। तो पोलियो वायरस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कौन सी फैमिली का मेंबर है ये? एंटेरोवायरसेस का, ठीक है। अब एंटेरोवायरसेस में भी 4 फैमिलीज होती है, A to D। ये कौन सी फैमिली का मेंबर है? C का, ठीक है।
अब बाकी इसमें सारे वही कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो पिकॉर्नाविरिडी में सब में कॉमन है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, 60 कैप्सोमेयर्स वाला कैप्सिड है, नॉन एनवेलप्ड है, ओके वो सब ठीक है। अब इसकी 3 स्ट्रेन्स होती हैं, इसको हम 3 स्ट्रेन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पोलियो वायरस टाइप 1, 2 एंड 3। अब पोलियो वायरस टाइप 1 जो है वो मोस्ट कॉमन स्ट्रेन होती है, ठीक है। टाइप 2 जो होती है मोस्ट है, और टाइप 3 जो होती है, ठीक है। टाइप 3 स्ट्रेन क्या कॉज करती है? वैप, वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलाइटिस। वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियोमाइलाइटिस ये कॉज करती है टाइप 3 पोलियो की स्ट्रेन, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी डिजीज पे, नहीं अब आ जाते हैं एंटीजेंस पे, ठीक है। कौन कौन से एंटीजेंस इसमें होते हैं? तो इसमें इसके मेन जो 2 एंटीजेंस है, C एंड D एंटीजन, बस यही हमें याद रखना है, ठीक है। इसमें भी जो D एंटीजन है वो क्या होता है? वो स्पेसिफिक होता है, टाइप स्पेसिफिक एंटीजन होता है, बस इतना बहुत है। तो ये चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। ये 6 फैमिलीज हमने देखी, इसके अलावा पोलियो वायरसेस में, ठीक है, 3 स्ट्रेन्स हो गई। पहली मोस्ट कॉमन कौन सी है? फर्स्ट, और इसके 2 एंटीजन कौन से हो गए? C एंड D। अब आ जाते हैं इसकी पैथोजेनेसिस पे। तो पैथोजेनेसिस में, ठीक है, डिजीज कौन सी कॉज करता है ये हमें पता है, पोलियो माइलाइटिस। अब ये डिजीज कौन से सिस्टम को इन्फेक्ट करती है? यस, नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करती है। नर्वस सिस्टम में क्या करती है? पैरालिसिस करता है। वो कैसे करता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका रूट ऑफ इन्फेक्शन, तो रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? जस्ट ओरल रूट, ठीक है। मोस्ट कॉमन रूट क्या है? ओरल रूट है इसका। अब करता क्या है, ठीक है, ओरल रूट से कहाँ जाएगा ये? पहली चीज़ जो हमें पता होना चाहिए, ओरोफेरिंग्स में क्या होता है? इसका मल्टीप्लिकेशन होता है ओरोफेरिंग्स में, एंड उसके बाद कहाँ पे जाएगा ये? स्टमक के थ्रू होते हुए इंटेस्टाइन में। तो ये चीज़ क्या हमें समझ आई कि ओरल रूट से ये इंटेस्टाइन, और इन 2 जगह पे क्या होता है? इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ये डिवाइड करेगा, ठीक है। अब डिवाइड करके क्या बनाएगा? प्रोजेनिस बनाएगा। उसके बाद ये कहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड में ये जिस चीज़ को इन्फेक्ट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक है। ओरोफेरिंग्स और इंजेक्शन से ये एंटर किया बॉडी में, ओरोफेरिंग्स और इंटेस्टाइन में इसने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एंड जिस सेल्स को इसने इन्फेक्ट किया वो कौन से हैं? एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ओके। अब यदि इसके मल्टी कल्टिवेशन की बात की जाए तो, ठीक है, प्राइमरी मंकी किडनी सेल लाइन, प्राइमरी मंकी किडनी, ठीक है, सेल लाइन हम यूज़ कर सकते हैं। कौन सी है ये? डिप्लॉयड टिश्यू कल्चर है। और वीरो सेल कल्चर हम यूज़ कर सकते हैं, वीरो है। ये कौन से हैं? कॉन्टिन्यूस सेल लाइन्स हैं, ओके। ये हो गया इसके बारे में। अब क्लिनिकल फीचर्स की यदि बात की जाए तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ का, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और जनरली इसमें जो सिम्टम्स आते हैं शुरुआत में, ठीक है, फीवर, मलेज लाइक हेडेक, ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन वगैरह। अब ये चीज़ हो गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके जो, ठीक है, इन्फेक्शन, इसको 4 टाइप में अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला तो कौन सा होता है? इनएपरेंट इन्फेक्शन। तो पहला हो गया इनएपरेंट इन्फेक्शन। अब इनएपरेंट इन्फेक्शन क्या है? मोस्टली 90 to 95% पेशेंट्स में, ठीक है, जिनमें भी इसका इन्फेक्शन हो रहा है, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते, मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पैरालिसिस है, जो हमारी मेन पोलियोमाइलाइटिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 0.22, ठीक है। तो पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस सिर्फ 0.12% इंडिविजुअल्स में हो रही है। इसके बाद लैब डायग्नोसिस, तो लैब डायग्नोसिस में हम स्पेसिमेन क्या लेंगे? फीसेस का हम स्पेसिमेन लेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है? इसको हम CSF से
नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम फीसेस का स्पेसिमेन लेते हैं एंड सी एस फीसेस के स्पेसिमेन से इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डायरेक्टली देख सकते हैं। ये चीज़ हो गई। देन आइसोलेशन ऑफ वायरस, ये हमने अभी देख लिया, ठीक है। मंकी किडनी सेल लाइन्स में हम ले सकते हैं। डिप्लॉयड कल्चर हो गया, हेला हेप2, ये क्या हो गया, कंटिन्यूस सेल लाइन्स हो गई। इसके बाद एंड देन वही जो लैब डायग्नोसिस में हमें लिखना है, ठीक है। सीरोलॉजी हो गया, ठीक है। एंटी सीरोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, ठीक है। सीरोलॉजी में क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोफाइल एक्सेस ऑफ पोलियो। जिस चीज़ पे हमेशा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। 2 टाइप की वैक्सीन होती हैं पोलियो के लिए। पहली तो कौन सी हो गई, साक पोलियो वैक्सीन, और दूसरी सेवन पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ये कैसी होती है, ये किल्ड होती है, ठीक है। हम कैसे याद रखेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो, तो के से किल्ड होती है ये। एंड सेवन पोलियो वैक्सीन कैसी होती है, ये लाइव होती है, एटीन्यूएटेड, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले साक पोलियो वैक्सीन। तो साक पोलियो वैक्सीन हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। हमने तीनों स्ट्रेन्स ले ली वायरस की, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। इनको क्या किया, हमने मंकी किडनी सेल लाइन ले लिया, फॉर एग्जांपल मंकी किडनी सेल लाइन कल्चर ले लिया, और उसमें क्या किया, इनको कल्चर कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेलिन से किल कर देते हैं या फिर इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो फॉर्मेलिन से इनएक्टिवेट कर देते हैं, तो हमारा क्या हो गया, किल्ड पोलियो वैक्सीन बन गई। एंड देन इसके बाद इसका क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। तो इसको इंजेक्ट किया जाता है वाया, या तो इसको सबक्यूटेनियस रूट से देंगे या फिर इसको देंगे इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन। अब इस चीज़ का, ठीक है, साक पोलियो जो वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन, इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है, हमने अभी देखा कि सबसे पहले क्या हो रहा था, ओरल रूट से कहाँ जा रहा था, ओरोफेरेंक्स और इंटेस्टाइन में, देन सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन से स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच के इन कर रहा था पोलियो। तो किल्ड पोलियो डायरेक्ट क्या दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस रूट से, फिर इंट्रामस्कुलर रूट से, मतलब डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये सिस्टेमिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। सिस्टेमिक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा मीन्स पैरालाइसिस, इससे ऑब्वियसली पैरालाइसिस प्रिवेंट करेगा, जो मेन पोलियो हम कहते हैं। लेकिन जो दूसरे इसके सिम्टम्स होते हैं, कौन से, जीआईटी के सिम्टम्स जो किस वजह से हो रहे थे, उनसे ये प्रिवेंट नहीं करता है, ठीक है। एंड सेवन पोलियो वैक्सीन ये दोनों टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, सिस्टेमिक भी और हमारी एलिमेंट्री कैनाल इन्फेक्शंस के लिए हम कह सकते हैं उसको लोकल इम्यूनिटी। तो लोकल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सिस्टमिक इम्यूनिटी आती है ड्यू टू IgM एंटीबॉडीज, IgG एंटीबॉडीज, और लोकल इम्यूनिटी आती है ड्यू टू IgA एंटीबॉडीज, ठीक है। तो IgA एंटीबॉडीज सेवन पोलियो वैक्सीन में बनेंगी, साक में नहीं बनेंगे। देख लेते हैं इसको हम, ठीक है। प्रोफाइल एक्सेस में क्या हो गई, साक पोलियो वैक्सीन हो गई। पहली चीज़ तो क्या है, किल्ड है, ठीक है। क्या किया हमने, फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, और डज नॉट इंड्यूस सीक्रेटरी IgA, लोकल IgM IgG इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। लाइव वैक्सीन में क्या चक्कर है, लाइव वैक्सीन में, ठीक है, हमने क्या किया है, तीनों स्ट्रेन्स को ग्रो करा के ठीक है। लाइव वैक्सीन क्या है, लाइव वैक्सीन तीनों, एक मिनट। अब लाइव वैक्सीन को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है। पहले तीनों टाइप की स्ट्रेन्स ले लेंगे, उसको मंकी किडनी सेल लाइन में क्या किया, कल्चर कर लिया हमने, और कल्चर करने के बाद क्या किया हमने, इसको मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या कर दिया, एटीन्यूएट कर दिया फिर, ठीक है। तो इसका एटीन्यूएशन हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड से, ये हो गया हमारा बनाने का तरीका, ठीक है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। अब इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, ये छोटी सी चीज़ है कि एटीन्यूएटेड वैक्सीन के कुछ क्राइटेरिया हैं। क्या क्राइटेरिया, पहली चीज़ तो वो न्यूरोविरुलेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पहली चीज़ तो वो न्यूरोविरुलेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होनी चाहिए उससे, ठीक है। बस ये चीज़ हम याद रख सकते हैं।
अब आर्बो वायरस की बात आती है, तो सबसे पहले क्या, कौन से टाइप के वायरसेस हैं? यस, आरएनए वायरसेस हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये सारे वायरसेस क्या करते हैं? सीएनएस की डिजीजेस कॉज करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें है एनसेफेलाइटिस, ठीक है। तो आर्बो वायरसेस आर मेजर कॉज फॉर एनसेफेलाइटिस। इसमें हम डिफरेंट टाइप के सीएनएस लीजन्स देखेंगे। एंड अनदर थिंग इज़ कि आर्बो वायरसेस जो होंगे, ठीक है, उनका ट्रांसमिशन किससे होगा, ठीक है, कौन उनके वेक्टर्स होंगे? तो मेजरली आर्थ्रोपॉड्स विल बी द वेक्टर, ठीक है। इसमें जैसे आते हैं मॉस्किटोज आते हैं, तो ये इसके वेक्टर्स हो गए। अनदर थिंग कि जो भी आर्बो वायरसेस होते हैं, ठीक है, दे आर रैपिडली इनएक्टिवेटेड बाई, ठीक है, इनएक्टिवेशन इनका बहुत रैपिडली हो जाता है बाई, हम कह सकते हैं, ठीक है, ईथर से हो गया, बाइल सॉल्ट से हो गया, तो इनका इनएक्टिवेशन रैपिडली हो जाता है। तो आर वायरसेस, आरएनए वायरसेस हैं, एनसेफेलाइटिस कॉज करते हैं, ठीक है, ये सब हो गया। एंड इन सभी वायरसेस में जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, तो एंटीजन इनमें कौन सा होता है? एक मिनट, इसको मैं टाइप करता हूँ, कोई बात नहीं। अब इन वायरसेस में यदि एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो तीन एंटीजन्स इन तीनों में, तीन एंटीजन्स इन सब में होते हैं मेजरली। पहला तो होता है हीम एग्लूटिनिन, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीजन, और तीसरा होता है न्यूट्रलाइजिंग एंटीजन। तो ये तीन एंटीजन हो गए, ठीक है। तो आर्बो वायरसेस के बारे में ये चीज़ हो गई। देख लेते हैं हम फिर से, ठीक है। फीटल ये क्या कर रहा है? एंसेफ्लाइटिस कॉज कर रहा है मोस्टली। सेकंड थिंग, ठीक है, इसमें एंटीजन्स हमने अभी देख लिए, हीमोग्लूटिनिन है, ठीक है। हीमोग्लूटिनिन होता है, इसके जो वेक्टर्स होते हैं क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड्स होते हैं। तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, ईडीज क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये हम अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा, ठीक है, दे आर रैपिडली इनएक्टिवेटेड, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स, और इधर से रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाते हैं। अब इसके बाद आर्बो वायरसेस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 6 फैमिलीज होती हैं, ठीक है, टोगाविरिडी, फ्लेवोविरिडी, बुनियाविरिडी, जियोविरिडी, रेब्डोविरिडी और ऑर्थोमिक्सोविरिडी। तो इसकी हम सिंपल सी ट्रिक बना लेते हैं। वो ट्रिक क्या है? टॉफी ब्रो, सिंपल सी चीज़ है, टॉफी ब्रो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? कौन कौन सी फैमिलीज है आर्बो वायरसेस में? टोगाविरिडी हो गई, फ्लेवोविरिडी हो गई, इसके अलावा बुनियाविरिडी हो गई, रियोविरिडी हो गई, ये रेब्डोविरिडी हो गई, एंड ऑर्थोमिक्सोविरिडी। तो ये 6 फैमिलीज हो गई। टॉफी ब्रो से हमने याद रखा है इसे। फिर से हम देख लेते हैं, टोगाविरिडी, फ्लेविविरिडी, बुनियाविरिडी, रियोविरिडी, रेब्डोविरिडी और ऑर्थोमिक्सोविरिडी। अब इनसे जो जो डिजीज़ होती हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कम कर नहीं सकते, इनके नाम हमें याद रखने पड़ेंगे। तो एक बार सबको देख लेते हैं। टोगाविरिडी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो मोस्टली कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं? इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है चिकनगुनिया, ठीक है, चिकनगुनिया कॉज करते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न एंसेफेलाइटिस, ईस्टर्न एंसेफेलाइटिस, तो ये डिजीज है किसकी? टोगाविरिडी की। इसके बाद आती है, हमने क्या देखा था? टॉफी ब्रो, तो फ्लेवोविरिडी। फ्लेवोविरिडी में जो मेन इंपॉर्टेंट डिजीज है जो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, डेंगू। डेंगू के 4 सीरोटाइप्स होते हैं, 1 to 4, तो डेंगू हो गया। इसके अलावा क्या हो गया? येलो फीवर हो गया, देन जापानीज जापानीज एंसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या? KFD, क्यासोनॉर फॉरेस्ट डिजीज, ठीक है। अब हम क्या याद रखना है यहाँ पे? KFD जो होती है वो क्या होती है? टिक बॉर्न डिजीज होती है। बाकी सारी कौन सी है? मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है,
तो फ्लेवोविरिडी में हमको हमने क्या क्या देखा, डेंगू देखा हमने, येलो फीवर देखा, वेस्ट नाइल देखा, जैपनीज एंसेफेलाइटिस देखी और कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज जो टिक बॉर्न डिजीज है। इसके बाद आती है बुनिया विरिडी। अब बुनिया विरिडी में 3 मेन वायरसेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो ऑर्थोबुनिया होता है, फ्लेबो और नाइरो वायरस। ऑर्थोबुनिया, फ्लेबो और नाइरो वायरस। अब डिजीजेस कौन कौन सी कॉज करते हैं, तो सबके नाम तो हम याद रख नहीं सकते, इंपॉर्टेंट जैसे कैलिफोर्निया एंसेफेलाइटिस, ठीक है, कैलिफोर्निया में मेजरली होती थी इसलिए नाम रख दिया कैलिफोर्निया एंसेफेलाइटिस, ठीक है। इसके अलावा ठीक, अच्छा हाँ, कौन से कर रहा है ये बुनिया में, हमने देखा था ऑर्थोबुनिया ये कॉज कर रहा है। फ्लेबो वायरस जो कॉज कर रहा है उसमें हम याद रख सकते हैं सैंड फ्लाई फीवर, एंड जो नायरो वायरस कॉज कर रहा है उसमें नायरोबी। ये हो गया। इसके बाद क्या आती है रियोविरिडी। तो रियोविरिडी में कुछ नहीं है, ये टिक फीवर वायरस होता है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। एंड मोस्ट जो कॉज करता है उसमें 2 डिजीज है, एक तो है वेसिक्यूलर स्टोमाटाइटिस वायरस, एंड एक जो हम नाम याद रख सकते हैं, आसान है हमारे लिए याद रखना, चांदीपुरा वायरस, ठीक है। ऑर्थोमिक्सो में आती है थोगोडो वायरस, ठीक। तो वापस हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। आर्बो वायरस में 6 फैमिली है। 6 फैमिली कौन कौन सी है? टॉफीब्रो, टोगाविरिडी, फ्लेवोविरिडी, टोगाविरिडी, फ्लेवोविरिडी, बुनियाविरिडी, रियोविरिडी, रेब्डोविरिडी, ऑर्थोमिक्सोविरिडी। टोगाविरिडी से कौन कौन सी डिजीज हो रही है? चिकनगुनिया हो रहा है, वेस्टर्न इंसेफेलाइटिस हो रही है, ईस्टर्न इंसेफेलाइटिस हो रही है। फ्लेवोविरिडी से डेंगू हो रहा है, येलो फीवर हो रहा है, वेस्ट नाइल हो रहा है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस हो रहा है, कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज हो रही है। बुनियाविरिडी से कौन कौन सी हो रही है? बुनियाविरिडी में हमने देखा 3 सब फैमिलीज है, ऑर्थोबुनिया, फ्लेबो और नाइरो, ठीक है। ऑर्थोबुनिया से कैलिफोर्निया डिजीज, कैलिफोर्निया एंसेफेलाइटिस, फ्लेबो से हमारी सैंड फ्लाई फीवर और नायरो से नायरोबी शीप डिजीज, ठीक है, नायरोबी डिजीज। इतना हो गया। रियोविरिडी में टिक फीवर वायरस है, और रेब्डो में क्या है? रेब्डो में वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस है और चांदीपुरा डिजीज। ओके, अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं जो, ठीक है, क्या है? डेंगू वायरस। डेंगू पे मोस्ट ऑफनली क्वेश्चन आता है, तो डेंगू के बारे में क्या है? सबसे पहले तो डेंगू है क्या, हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि डेंगू क्या है। तो डेंगू की WHO के अकॉर्डिंग जो क्लासिकल जो WHO डिफाइन करता है कि एक्यूट फेब्राइल इलनेस है, ठीक है, एक्यूट सडन ऑनसेट हो जाए, एक्यूट मतलब, ठीक है, हमेशा सडन ऑनसेट होता है, तो सडन ऑनसेट जो भी फीवर होता है विद, ठीक है, सडन ऑनसेट फीवर विद, हम कह सकते हैं हेडेक, हेडेक, रैश, माइल्जिया मीन्स मस्कुलर पेन, आर्थेल्जिया, ठीक है, बोन पेन, लिम्फेडिनोपैथी एंड हेमरेजिक ल्यूकोसाइटोपिनिया वटेवर, ठीक है। तो एक्यूट सडन ऑनसेट ऑफ फीवर विद हेडेक हो, रैश हो, माइल्जिया हो, आर्थेल्जिया हो, इनमें से कोई भी 2 और मोर देन 2, इनमें से एक्यूट फीवर के साथ कोई भी 2 या मोर देन 2 सिम्टम्स आते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं? डेंगू। तो यहाँ पे हमारे लिए, हाँ ठीक है, कोई नहीं, तो यहाँ पे डेंगू की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, एक्यूट सडन ऑनसेट ऑफ फीवर है, ठीक है, विद हेडेक, रैश, माइल्जिया, आर्थेल्जिया, लिम्फेडिनोपैथी, हेमरेज, इनमें से कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं तो उसे हम डेंगू कह देते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है, फीवर ऑफ सडन ऑनसेट है। इसके अलावा और कौन कौन से क्लिनिकल फीचर हमने देखे? हेडेक हो गया, पेन इन बैक एंड जॉइंट्स हो गया, ठीक है, तो ये माइल्जिया, आर्थरेल्जिया हो गया, लिम्फेडिनोपैथी हो गया, रैश हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम कंक्लूड करना भूल गए, ठीक है, रेट्रोबल्बर पेन या फिर रेट्रो ऑर्बिटल पेन, तो ये हमें याद रखना है, रेट्रोबल्बर पेन है। नाउ क्योंकि इसमें किसका होता है? बोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इसको एक और क्या है कहते हैं? ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। तो ब्रेक बोन फीवर हमें किसके साथ एसोसिएट करना है? डेंगू के साथ। अब हमने पहले भी देखा क्लासिफिकेशन में,
अच्छा डेंगू की क्या होती है, 4 स्ट्रेन होती हैं, 1 2 3 and 4, ठीक है। एंड इस ये ट्रांसमिट किससे होती है, तो ये हमें बहुत अच्छी से पता है, ठीक है। एडीज मॉस्क्यूटो से ट्रांसमिट होती है, एडीज इजिप्टी, तो एडीज इजिप्टी से ट्रांसमिट हो रही है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है। तो 2 टाइप का डेंगू होता है बेसिकली, इसको हम यहीं पे देख लेते हैं। तो डेंगू होता है 2 टाइप में, हमने इसलिए क्लासिकल डेंगू जो होता है पहला, उसमें यही सिम्टम्स आएंगे जो हमने देखे अभी। कौन कौन से, एक्यूट फीवर के साथ हेडेक, रैश, माइल्जिया वगैरह, ये सिम्टम्स आएंगे। एंड ये क्या होता है, ये लेस सिवियर होता है। मैं रूम पे जाता हूँ, ऐसा पढ़ाएंगे। हाँ, एंड जनरली 10 डेज के बाद क्या होता है, ये सबसाइड कर जाता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब क्लासिकल के अलावा और कौन सा फीचर होता है, तो इसकी अब क्लासिकल के बाद जो चीज़ आती है, अब क्लासिकल के बाद जो चीज़ आती है वो आती है डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो ये किस, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट में पहले डेंगू की टाइप 1 स्ट्रेन का क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी में क्या एंटीबॉडीज़ बन गई, ठीक है। उसके बाद वापस से कुछ टाइम बाद उसमें किसी और स्ट्रेन का हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया टाइप 2 स्ट्रेन का इन्फेक्शन हुआ, तो अब जो एंटीबॉडी इनको प्रोटेक्टिव होना चाहिए, ये इस केस में इस कंडीशन को एग्रीवेट कर देती है, मीन्स डिजीज़ को वर्सन कर देंगी। तो सेकेंड अनदर टाइप ऑफ स्ट्रेन में जो इन्फेक्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर, हेमरेजिक फीवर, ठीक है। ये सीवियर कंडीशन होती है, ठीक है। क्लासिकल जो था वो हमने देखा था क्या था, लेस सीवियर था। इसके अलावा अब ये किस वजह से हो रहा है, तो ये हमने देख लिया, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो रहा है बेसिकली। जिन एंटीबॉडीज़ को प्रोटेक्टिव होना चाहिए वो दूसरी स्ट्रेन को देख के हाइपर सेंसिटिव हो जाती है और बॉडी का डैमेज कर देती है। अब ये चीज़ हो गई। इसके बाद डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है वो किस में प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है, डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब शॉक से आप समझ सकते हैं, ठीक है, इसमें शॉक हो जाएगा, पेशेंट सडनली शॉक में चला जाएगा। नाउ ये हम देख लेते हैं कहाँ पे बुक में, तो क्लासिकल फीवर लास्ट फॉर अबाउट 10 डेज, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, ये सबसाइड कर जाता है। एंड अदर मैनिफेस्टेशन, ठीक, लाइक डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम आ गया। क्यों हो रहा है ये हमने अभी देखा, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है इन पेशेंट्स प्रीवियसली इन्फेक्टेड विद डेंगू, ठीक है। री इन्फेक्शन में क्या होता है, हमने देखा डिफरेंट सीरो टाइप के वायरस से, री इन्फेक्शन यदि होता है डिफरेंट सीरो टाइप के वायरस से, तो क्या होता है, वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हाइपर इम्यून रिएक्शन होती है, एंड क्या होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर, ओके। इसके बाद सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स सेम है, इसके अलावा हेमरेजिक रैश होगा पहली चीज़, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, और यदि शॉक सिंड्रोम है तो शॉक आ जाएगा। ओके, नाउ अब चीज़ आती है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में स्पेसिमेन क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली ब्लड बॉर्न डिजीज है तो सीरम स्पेसिमेन होगा हर चीज़ में। सीरम के अलावा यहाँ पे क्या है, ठीक है, ऑटोप्सी टिश्यूज ले सकते हैं, ओके। मॉस्किटो कलेक्टेड इन नेचर, मॉस्किटो, एक मिनट, मॉस्किटो लेते हैं, तो जिस मच्छर ने हमें काटा हम उसका स्पेसिमेन बनाएंगे, सही में, अच्छा ठीक है बड़ा। तो लैब डायग्नोसिस में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, स्पेसिमेन हमने सीरम ले लिया। इसके बाद हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस, इसमें 2 फीचर हमें याद रखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली चीज़ तो क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमें मिलेगी, इसके अलावा हीमो कंसनट्रेशन मिलेगा। हीमो कंसनट्रेशन कितना मिलेगा, मोर देन 20%, ये चीज़ याद रखनी है, हीमो कंसनट्रेशन हो गया। माइक्रो ठीक है। इसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन हम करते हैं, तो एंटीजन इधर लिखें, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। एंटीजन हमें याद रखना है, एंटीजन जो इसमें डिटेक्शन होता है NS1 एंटीजन
ये लैब डायग्नोसिस है, ठीक है। तो एंटीजन डिटेक्शन हम कर सकते हैं NS1, ये कौन सा है, नॉन स्पेसिफिक एंटीजन होता है। और इधर एंटीबॉडी डिटेक्शन हम करते हैं, तो कौन सी एंटीबॉडी हमें यहाँ पे मिलेगी, ये हमें याद रखना है। डिजीज़ के इनिशियल फेज में हमें मिलेगी यहाँ पे IgM एंटीबॉडी, और डिजीज़ के, ठीक है, IgM एंटीबॉडी मीन्स हम कह सकते हैं कि डिजीज़ जब होती है उसके सिम्टम्स आने के 5 दिन बाद के बाद हम IgM एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर सकते हैं। हम इतना याद रख लेते हैं, IgM एंटीबॉडी आ रही है इनिशियल फेज में एंड 3 months लेटर, ठीक है। IgM एंटीबॉडी का काउंट तो चला जाता है नॉर्मल, एंड देन हम कौन सी एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं, IgG एंटीबॉडी, इसका काउंट लगभग 4 times इंक्रीज हो जाता है। तो एंटीजन हमने कौन सा डिटेक्ट किया, NS1, एंटीबॉडी कौन सी डिटेक्ट की, IgM IgG, ओके। ये हो गया लैब डायग्नोसिस। दोबारा देख लो, ये रहा NS1 एंटीजन और IgM एंटीबॉडी 5 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, 3 महीने बाद रिसाइड कर गई। एंड उसके बाद क्या हुआ, IgG एंटीबॉडी का टाइटर बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 4 times बढ़ गया, ठीक है, IgG बढ़ गई बस। इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ नहीं है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजी कर सकते हैं, एलिसा वगैरह कर सकते हैं, PCR, ये तो हमें लिखना ही है। और ये हो गया हमारा, थैंक यू गाइस।